जी पहले तो उसने ना ऐसा माहौल बनाया, हम उन्हें खड़े थे इसी तरह। मैं जस्सी पेटवाड़ जी का इंटरव्यू करके जब आई उस टाइम पे विधायक जस्सी पेटवाड़ वहीं थे या निकल चुके थे? वहीं थे। अच्छा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी एनएसयूआई का प्रोग्राम है, क्या कहना चाहोगे? बोला मन तो मजे आ रहे, स्वाद आ रहे हैं। मैंने कहा जी एनएसयूआई का प्रोग्राम है, कुछ तो कहोगे? बोला स्वाद आ रहे, मजे आ रहे। ठीक है, इतना कहते मन 2 सवाल और करे उस पर। उसने कह दिया क्यों मजे नहीं सकता के कि उसने माँ की, बहन की, आर की इतनी बूढ़ी बूढ़ी गालियां, जाति सूचक शब्द। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज है ना तब से हुई है जब से गणेश मामला हुआ था मेरे साथ। गणेश मामले के बाद लोगों को मेरी जाति का पता चल गया और इतने जड़खोरे बैठे हैं समाज के अंदर जो चाहते नहीं कि भाई समाज के लोग भी आगे बढ़े। आज तक कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे ना तो मैंने पत्रकारिता करी, और कितने तामिरती लालच दे लियो, लोभ दे लियो, मैं कदे करूंगी भी नहीं। मैं सौम्या माथुर हूँ, बेबाक पत्रकार हूँ, निष्पक्ष पत्रकार हूँ। मेरा काम है दबे कुचलों की आवाज उठाना। प्रशासन के खिलाफ बोलना है तो भी बोलूंगी, नगर निगम के खिलाफ बोलना है तो बोलूंगी, सरकार के खिलाफ बोलना है तो बोलूंगी। मुझे आज भी फोन करके बोलते हैं समझौता ना कर लियो जी, लात आपका लागी है, दर्द मारे है। ये बात बोलते फोन करके। मैं समझौता नहीं करने वाली इस चीज के अंदर। छोड़िए ना, खींच के ले, गले बैठी हूँ। मेरे सामने जरूर लाकर खड़ा कर दिया एक बार, छोरा थी कुछ दोगी। ये वर्ड थे मेरी माँ के। मेरी माँ ने बहुत स्टैंड लिया। मैंने एफआईआर जब दर्ज करवाई, मैं बोली मम्मी वहां 10 धाराएं लगी उसके ऊपर, पुलिस ने लगा दी। बोले बहुत बढ़िया, तेरा फोन का के? मैं बोली माँ फोन तो अभी तक मिला ही नहीं। बोले फोन नहीं मिला तो फोन ने लेके आ। जब तक तू फोन नहीं लेके आओगे, क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्डिंग है, जब तक मैं रिकॉर्डिंग लोग आकर नहीं दिखाऊंगी, जब तक मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगी? लेकिन उसके अंदर जो जहर भरा पड़ा था ना मेरी जात ने लेकर और मेरी लेकर है, वो बहुत गलत था। मैंने उसकी आंख भी याद है, उसने पहले तो मेरी आंखा का नहीं देखा, फिर उसने मेरे पेट का नहीं देखा, फिर उसने खिंचा कर लात मारी है मेरे भीतर। जो क्या करे ना, एक भरी पड़ी थी उसके बरनी के चीज वह भरी पड़ी थी, उसने मरवाई है वह लात। वीडियो बनाने लगे 1-1.5 मिनट तक इतनी लड़ाई चली। उसने मेरे पेट पर लात मारी, उसने मेरे सेंसिटिव एरिया पर लात मारी। ठीक है, मेरी आंख पर भी लागी, मेरी इबे भी नीली हो रही होगी हल्की हल्की। हालांकि 10 दिन हो गए, 10 दिन में तो चलो घाव थोड़े थोड़े फिक्के पड़ जाया करे हैं। और भाई को खरोंच लगी, गर्दन पकड़ ली, बाल फाड़े, पता नहीं क्या उसकी शर्ट तक, टी शर्ट तक फाड़ दी थी। शर्म आनी चाहिए उस लड़के को। उसके बाद अब समझौते के लिए फोन करवा रहे, समझौता कर लो, समझो। किस बात का समझौता भाई? जो समझौते करने वाले जितने भी लोग हैं ना, मैं तो उनको एक ही संदेश देना चाहूंगी, बुरा मत मानना इस बात का। अपनी बहन बेटी को खड़ा कर लो, उनके लात मरवा लो वहीं पे ही, और उसके बाद मैं आपको फोर्स करूंगी कि आप समझौता करो। गलत कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ मैं? आधे माइक था, माइक लेके मैं जैसे धीरे धीरे आगे चली ना, वो कहते हैं ना बाहुबली का सीन नहीं आता जब बाहुबली बीच में से निकल रहा होता है, भीड़ से छट जाती है आगे से, सेम टू सेम वही सीन मेरे साथ हुआ। मैं माइक लेके आगे चल रही हूँ, लोग यूं छट गए और बीच में मुझे रास्ता दे दिया। उस दिन मेरे समझ में आया कि ये लाइन तो भाई लड़कियों के लिए सबसे सेफ लाइन है। ऐसा नहीं है कि मेरी कंट्रोवर्सी पुरानी नहीं हुई। किसी रैली में चले गए, किसी लड़के ने छेड़ दिया, मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको रैप्टा वहीं जड़ दिया। मेरा ऐसा पॉइंट था अभिमन्यु जी, मैं टूट गई बिल्कुल, क्योंकि मैंने आज तक हार ही नहीं मानी थी। और एकदम से जब आपको वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट ही नहीं करती आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, उस समय मैं कमरे में बैठी हुई थी, मुझे ये लगा कि आज मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। कुर्डी मार सौदा है। अच्छा। ये दोनों खड़े होके मतलब बहुत ज्यादा चिल्लाते, मुझे पसंद नहीं है वो चीज। अच्छा। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जिनको जो है अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर, गरीब कमेरे मजदूर किसान की आवाज को जो अपने अंदाज में बेबाकी से उठाने के लिए जाना जाता है, जिनको ऐसी होनहार पत्रकार सौम्या माथुर जी हमारे साथ में पॉडकास्ट में। तो मैम आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी, जो आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और बहुत अच्छा लगेगा अगर ये पॉडकास्ट उन पत्रकारों तक भी जाए, उन लोगों तक भी जाए जो दबे कुचले हैं और जिन्हें उम्मीद है हम पत्रकारों से कि आवाज उठा सकते हैं, तो हम ही उठा सकते हैं उनकी। मैडम टू द पॉइंट बात करांगे, उस मुद्दे के ऊपर भी आवांगे जो फिलहाल चलन लग रहा है जी। लेकिन उससे पहले आपका जीवन हम जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, कि आपका जीवन मतलब बचपन जो है वो किस तरह का रहा है, और पारिवारिक पृष्ठभूमि का अगर हम बात करें, पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही है? आजकल एक वेब सीरीज ज्यादा चली हुई है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसके अंदर एक सिल्वर स्पून का बड़ा जिक्र किया गया कि जितने भी नेपोटिज्म बहुत ज्यादा चलता है ये वो, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं बात करूंगी सिल्वर स्पून की। तो जब मैं पैदा हुई थी तो पहली बात तो ये कि मेरे क्योंकि पापा के 2 स्कूल हुआ करते थे, तो मैं भी सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुई थी। एक लग्जरी लाइफ, जहाँ पर जिस घर के अंदर पहली बार टीवी आया पूरे गांव के अंदर,
पहली बार साइकिल आई है और सबसे पहले स्कूटर आया है, सबसे पहले बाइक आई है, अदरवाइज गांव में किसी के पास भी नहीं आई थी। तो लोग वो कहते हैं ना, रामायण जब आया करती थी, महाभारत जब आया करते थे, तो हमारे घर पे बहुत बड़ी बैठक हुआ करती थी। तो जब ये रामायण रात के शायद 7 या 8 बजे जो है ब्रॉडकास्ट हुआ करती थी, तो पूरे मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे, चाहे जितने भी जवान थे, वो सारे आके उस बैठक के अंदर बैठ जाया करते थे वो रामायण महाभारत देखने के लिए। और बड़ा अच्छा हमारा बचपन रहा। जब मैं 9 साल की हुई तब उस समय वो दिन मुझे अभी भी याद है, 13 अगस्त 2008 का दिन था। और मैं पापा के जैसे 1 से लेके 5 तक का अलग स्कूल था और 6 से लेके 10 तक का अलग स्कूल था। लितानी गांव में पैदा हुई थी, सैंथली गांव में एसडी हाई स्कूल के नाम से पापा का स्कूल था। तो उस समय मुझे खबर मिली कि मास्टर जी का हार्ट फेल हो गया है। तो मुझे पता नहीं था उस समय कि किस वजह से हार्ट फेल हुआ और किस मास्टर का जो है हार्ट फेल हुआ है। तो बाद में जब शाम को, जब हम लोग घर पर चले गए, घर पे जाने के बाद जब शाम को एक गाड़ी आती है घर के सामने और उसमें से जब लाश निकल रही होती है, तो तब मुझे पता चला कि ये तो मेरे पापा की लाश है। तो वो जो दिन था, वो जिंदगी का ऐसा दिन था जो हमें अर्श से फर्श पर लेकर आ गया। जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे एक माँ 5 बच्चों को पालेगी, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। क्योंकि जो मेरे पापा थे वो बचत की तरफ तो शायद बहुत कम ध्यान दिया करते थे, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मेरी मदर बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बनी और उस समय हालात इस प्रकार के थे कि मेरी मदर सिर्फ हाउसवाइफ हुआ करती थी। चुनौती थी बच्चों को कैसे पाले। मेरे जो पापा थे, पापा के क्योंकि 5 भाई थे, 2 बहनें थी, तो सारा घर का, कुनबे का पापा सारा खर्च उठाया करते थे। लेकिन वो कहते ना कि जब घर पालने वाला चला जाए तो उसके बाद तो रिश्तेदार भी आपका साथ नहीं देते। सेम हमारे साथ भी ये बात हुई। चाचे ताऊओं ने, सब ने हमारा साथ छोड़ दिया था। और जिस दिन पापा की डेथ हुई थी उसी दिन मैं अपने नानके में आ गई थी, हाँसी में। और वहीं से मेरी फिर, जैसे मैं 6th क्लास में थी, 6 महीने पूरे हुए थे, सितंबर में हमारे एग्जाम होने वाले थे, तो आधी छठी मैंने सैंथली से की थी अपने पापा के स्कूल से, तो और आधी छठी 6th पूरी मैंने हाँसी से की थी। तो बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ रही 2016-17 तक। तो सौम्या जी, मतलब अहमियत वो बालक जाना है। आपने बताया कि 6ठी क्लास में पापा का साया जो है आपके सिर के ऊपर से उठ गया जी। तो उसी बच्चे के नबेरा पाट्याग्रह उसका गला के भी त्याग्रह है जब इतनी छोटी उम्र में मतलब बाप का साया सिर के ऊपर तो उठ जावे। तो बहुत सारे अरमान हुए हैं बच्चे के भाई, माँ को लेकर के भी और पापा को लेकर के भी बहुत सारे उसकी उम्मीद हो, बहुत सारे अरमान हुए। पापा मैंने यह चीज़ दुआ होगा, वह चीज़ दुआ होगा। तो मैडम माँ रही है तो वह कमी क्या माँ ने फिर पूरी करी? बिल्कुल की। जब 2008 में पापा चले गए थे, 9 साल की थी मैं। और हर वक्त ये महसूस होता था कि जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है अब। क्यों? क्योंकि जब पापा थे तो वो कहते ना कि बाजार के सारे खिलौने अपने थे। पापा थे तो हर जगह रौनकें थी। पापा थे तो समाज में पूछ थी। पापा थे तो सारी दुनिया अपनी मुट्ठी के अंदर थी। लेकिन जैसे चले गए ना, मुट्ठी ऐसे खुल गई। मतलब जिंदगी में जो सबसे मेन व्यक्ति है पापा थे और हाउसवाइफ मदर थे, तो कैसे ना कैसे करके बच्चों को पालना था। हालांकि कम से कम 12-13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पापा ने पर्ल कंपनी में की हुई थी, बच्चों की एफडी करवाई हुई थी सबकी, मतलब हम 5 भाई बहनों की और साथ में मदर की। तो पर्ल कंपनी भी शायद 2015-16 में डूब गई थी। तो डूबने के बाद हम जो एफडियां थी ना वो तुड़वा सके, ना वो पैसे निकलवा सके। हालांकि उस समय जब ये इतने पैसे होते तो शायद हम लोग आज कुछ और लेवल पर चले जाते। लेकिन जब वो कहते हैं ना किस्मत की मार पड़ती है तो चारों दिशाओं से पड़ती है। इंसान कितना भागने की कोशिश कर ले, लेकिन जो किस्मत का लिखा है वो कोई नहीं चेंज कर सकता। तो मदर ने साल 2009 में एक स्कूल ज्वाइन किया एज अ प्राइवेट टीचर। तो उन्होंने वहां पर कोचिंग देनी शुरू करी और 3-4 किलोमीटर वो हाँसी से प्रेमनगर गांव में हुआ करता था। तो मदर थे, बचपन में साइकिल चलाया करते थे, तो बड़े होने के बाद वो साइकिल चलाना भूल चुके थे क्योंकि बच्चों को पालना था और पैदल सफर कर नहीं सकते थे 3 से 4 किलोमीटर का। तो साइकिल पे चलना शुरू किया। साइकिल पे स्कूल में गए, वहां पर सैलरी पहले 800 रुपए थी, फिर अगले साल 900 रुपए कर दी गई, फिर 1000 रुपए कर दी गई। फिर जो है 2013 में हमें एक मतलब क्योंकि एप्लीकेशन निकली हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, ज्वाइनिंग वगैरह की जा रही थी भारत कौशल रोजगार निगम के तहत। हालांकि इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन उस टाइम ठेकेदारी पे भर्तियां होती थी। तो एज अ मतलब ठेकेदार के थ्रू मम्मी की जीजेयू में जॉब लगी। तो 2014 का वो समय था जब जॉब लगी। तो हालांकि सैलरी इतनी नहीं थी, सिर्फ 2,500-3 हजार रुपए हुआ करती थी। तो हाँसी से हिसार में ट्रैवल करना पड़ता था बसेस के थ्रू, और शायद किराया उस समय 23 या 22 रुपए हुआ करता था।
तो सारी चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल था जी, इतना मुश्किल था कि समझ नहीं पा रहे थे बचाए क्या, खाने पे लगाए क्या। बट मेरे नाना नानी ने बड़ा साथ दिया हमारा। मेरी जो नानी थे वो कहते हैं ना, एक गोल्डन हार्ट, एक आयरन लेडी जिसको बोलते हैं, 30 लुगाई जिसने क्या करा गांव गांव में। तो मेरी नानी वो होया करते और अभी भी हैं। तो वो हमें गांव से निकाल, उधर गांव से निकाल के लेकर आए, स्टडी करवाई, घर में खाने वाने को लेकर जब कमी हुआ करती थी तो सब्जियां वो लेकर आया करते थे। तो जिंदगी ऐसे कटती रही, 4-5 साल वैसे कटे। फिर 2017 में हम लोगों ने सोचा कि, क्योंकि अब दीदी भी जो थे वो गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में पढ़ते थे, बीए की डिग्री ले रहे थे, सॉरी बीए अपनी कंप्लीट कर रहे थे। और जो बीच वाले सिस्टर थे वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में थे। मेरा भी एडमिशन वुमेन कॉलेज में हो गया था हिसार में। तो मम्मी ने सोचा कि जब तीनों बेटियों का वहां पर हो गया और मैं भी जेजेयू में जॉब कर रही हूँ, तो हमें जो है हिसार में चले जाना चाहिए। तो हिसार में हमने यहाँ पर एक फ्लैट लिया, मकान लिया यहाँ पे किराए पे। तो उस समय वहां पर रहना शुरू किया। और उसके बाद दीदी ने भी, जैसे बीए तो कर ही रहे थे, साथ के साथ जो है कभी कभी क्लासेस छोड़ दिया करते थे, वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करते थे। तो धीरे धीरे करके मतलब चीजें बड़ी विपरीत चल रही थी सारी की सारी लाइफ के अंदर। सोच भी नहीं सकते, इतने विपरीत हालात थे कि मम्मी की जैसे 3,000 मैंने सैलरी बताई, तो 3,000 मकान का किराया हुआ करता था। दीदी की सैलरी 8,000 रुपये मिलती थी, तो 8,000 रुपये में ही सारा घर का खर्चा चलाया करते थे इतनी महंगाई के अंदर। तो बहुत विपरीत स्थितियां थी। तो चलती रही सारी की सारी चीजें। बट मैम, माँ के प्रति प्यार आपका हमने देखने मिला है बहुत ज्यादा। हर कोई अपनी माँ तो देखो प्यार तो कर रहे हैं, हाँ हाँ, सहवारूख बिना पत्तियां का बढ़ता गहरी छां से रहे, जो मेरी सबसे ज्यादा फिक्र करे कोई और नहीं, मेरी माँ माँ से रहे। सरे, माँ तो माँ है मैडम, क्योंकि उस टाइम पे जो डिफिकल्ट टाइम चलने लग रहा था, कठिन दौर चलने लग रहा था, क्योंकि पापा सिर पे नहीं है। हाँ तो उस टाइम पे आपने नुला क्या करता, भाई हम भी बड़ी हो गई ना, जो है माँ का सहारा बनाने। बिल्कुल हमेशा ही लगता था। हालांकि मैं तो घर की सबसे नालायक बच्ची हुआ करती थी। कभी मतलब नालायक का मतलब होता है कि कहना ना मानना घर की, जब, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो टीन एज होती है, टीन एज यानी कि 13 से लेकर जो 19 तक चलती है, वो पेरेंट्स विरोधी एज होती है। आपने जो आपके फ्रेंड्स ने कह दिया वो आपके लिए पत्थर की लकीर, पेरेंट्स ने जो कह दिया वो तो आपा ने मानना ही को नहीं। अब हर एक को तो बाहर होकर चलना उन चीजां से। तो मैं बड़ी नालायक बच्ची थी, मम्मी कहते ये कर ले, मैं वो नहीं करती थी। बीएससी में एडमिशन लिया नॉन मेडिकल में मैंने। तो नॉन मेडिकल में एडमिशन लेने के बाद कभी कॉलेज गई कभी नहीं गई, मम्मी कहती पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मेरे पढ़ाई की तरफ तो ध्यान ही नहीं था। मुझे करना था कि मुझे कुछ बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, मम्मी का सहारा लगना है। करूं क्या, समझ में को नहीं आया करता। बार 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 सोच सोच के दिमाग खराब होया करता कि ये बन जाऊं तो ये हो जाएगा, ये बन जाऊं तो वो हो जाया करेगा। दिमाग बड़ा घूमता था। लेकिन एक जो ट्रैक होता है ना, वो ट्रैक कभी नहीं मिल पाया मुझे उस एज के अंदर। तो अब आप पूछेंगे कि पत्रकारिता में शुरुआत आपकी कैसी हुई? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो साल 2018 का समय था। साल 2018 में मैं जॉब करती थी। पहले टेलीकॉलर की जॉब मैंने ज्वाइन करी, तो उसमें मेरी 8,000 रुपये तनख्वाह हुआ करती थी। हालांकि डिस्प्यूट हो गया बॉस के साथ, तो छोड़नी पड़ी बीच में ही, सैलरी भी पूरी नहीं मिल पाई। फिर मैंने जो है एक पार्लर ज्वाइन किया 15,000 रुपये सैलरी के अंदर। तो मेरी माँ को तो कभी पसंद ही नहीं था ये काम, कहते क्यों लोगों का मैला धोएगी, ये करेगी वो करेगी, छोड़ इस चीज को, नहीं अच्छा लगता। हालांकि पार्लर वाली इस बात का बुरा ना माने, लेकिन मेरी मदर की सोच ये थी। तो मेरी मम्मी चाहती थी कुछ ऐसा करे भाई जिससे समाज के अंदर नाम हो। तो 2018 में जब मैं एक बार घर पे बैठी हुई थी, तो घर पे बैठे बैठे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, कहती कि स्टेज पे एंकरिंग करनी, कर लेगी क्या? मैंने कहा मैं कैसे करूंगी, मैंने तो आज तक बोला ही नहीं कभी स्टेज पे जाके। बोले ना ना तू कर सकती है, तू बेबाक बोलती है, तेरी तो भाषा ही सबको पसंद है। मैंने कहा अगर जे तन्ना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर, मैं कर लूंगी। तो फिर मैं जैसे गुड़गांव में गई, वहां पे 15 दिन की एंकरिंग करनी थी, क्योंकि एक फार्म हाउस की ओपनिंग थी, 15 दिन का ग्रैंड इवेंट कर रखा था उन्होंने, एक मेला टाइप में। तो 15 दिन करनी थी, पर डे का मुझे 2,000 वो पे कर रहे थे, 3 से 4 घंटे हमें एंकरिंग करनी होती थी। तो वहां पर मैनेजर के साथ लड़ाई हो गई। हालांकि 2 दिन का मुझे सिर्फ उन्होंने 1,000 रुपये पे किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे हिसार में एक ट्रेड फेयर के अंदर जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि एंकरिंग का ही आपको करना है, तो मैंने कहा जी ठीक है, कर लेंगे स्टेज एंकरिंग। तो उसके बाद मैं स्टेज एंकरिंग करने के लिए जब प्रोग्राम में गई ट्रेड फेयर के अंदर, तो वहां पर मुझे रमेश शर्मा जी मिले। उन्होंने 3-4 दिन मेरी एंकरिंग बहुत बढ़िया तरीके से देखी। हालांकि मेरी मम्मी को वो भी काम पसंद नहीं आया कि ये क्या है, स्टेज के ऊपर खड़े होके तू लड़कियों को बुला के नचवा रही है, कभी लड़कों को गिफ्ट वगैरह दे रही है, क्योंकि अपन मिडिल क्लास से आते हैं। एक लड़का लड़की का साथ में खड़े होना मतलब समाज के अंदर कलंक ना लगवा दे नाम के ऊपर, ये भी सोच होती है एक। तो जी जब मैं स्टेज पे एंकरिंग कर रही थी, तो रमेश शर्मा सर ने मेरी एंकरिंग नोटिस करी कि ये बहुत अच्छा बोलती है।
तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारा जैसे न्यूज चैनल है तो आप वो ज्वाइन करोगी क्या? तो मैंने कहा जी मेरी मदर है सब कुछ मेरे लिए, उनके डिसीजन के बिना मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती। अगर वो फैसला सुना दे कि हाँ तुझे तू न्यूज एंकरिंग कर सकती, तू कर ले, तेरा तेरा अगर इंटरेस्ट है तो मैं कर लूंगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये बात मेरी मदर के सामने रखी कि जी हम तो एंकरिंग करवाना चाह रहे हैं, न्यूज एंकरिंग। तो कहते जी अगर ऐसी बात है तो आप करवा लो। तो तब मैंने पत्रकारिता में कदम रखा, और कदम रखने के बाद मुझे इतनी हेट थी, लाइक मैं यूं माइक पकड़ के चल रही थी ना, मुझे लग रहा था कि मैंने क्या पकड़ लिया, ये तुम्बा सा पकड़ के चल रही हूँ मैं, मतलब मुझे बड़ा हेट हुआ। लेकिन जब मेरी फर्स्ट खबर बनने के बाद जब एडिट होकर वो यूट्यूब पर अपलोड की गई, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेरी मदर ने जब वो देखी वीडियो देखने के बाद मेरी मम्मी ने सच में मतलब आंखों में पानी आ गया उनके, रोना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मेरी मम्मी से पूछा ये क्या हो गया? बोले सोनिया मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे घर पे नाम सोनिया है घर पे नाम मेरा सोनिया है। कहते सोनिया मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे बच्चे उस लेवल पर चले जाएंगे, बड़ी खुशी हो रही है तेरी आज न्यूज मेरे सामने आई है। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज मुझे वो ट्रैक मिल गया है जिसको लेकर मैं इतने साल से बड़ा कंफ्यूज रहती थी, अब मैं पत्रकारिता ही करूंगी। कौन से सन की बात है मैडम? 2018 की बात है जी। 2018 में आपने देखो, हर काम में चाहे कोई भी काम करो, खास तौर पर जो लड़कियां हैं, हाँ। लड़कियों के लिए एक बहुत तगड़ी चुनौती हो मैडम जी, क्योंकि कवरेज करने खातिर भीड़ भाड़ में भी जाना पड़ा है, बिल्कुल। रैली भी कवर करनी पड़े हैं, और जो फंक्शन है वो भी कवर करने पड़े हैं, सारे त्रिया के दिमाग के लोग ओड़ा फंक्शन में पावा हैं। तो एक लड़की के लिए खास तौर पर अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं मैडम, वो एक बहुत मतलब चुनौती भरा काम है। एक बात बताऊं अभिमन्यु जी, भीड़ भड़ाके वाले एरिया की एक बात बताती हूँ आपको मैं। अभी जब मैंने पत्रकारिता की थी तो उसके दूसरे तीसरे दिन की बात है। 2018 में हिसार के डाबरा चौक पे एक मैटर हो गया था जी। मैटर होने के बाद वहां पे खड़े 50-60 आदमी, और मैं देख कर घबराऊं कि अगर मैं भीतर चलेगी तो किसी ने छेड़छाड़ दिया कि मैं कह दिया तो। फिर जिस तरह मेरे हाथ में माइक था, माइक लेके मैं जैसे धीरे धीरे आगे चली ना, वो कहते हैं ना बाहुबली का सीन नहीं आता जब बाहुबली बीच में से निकल रहा होता है, भीड़ से छट जाती है आगे से, सेम टू सेम वही सीन मेरे साथ हुआ। मैं माइक लेके आगे चल रही हूँ, लोग यूं छट गए और बीच में मुझे रास्ता दे दिया। उस दिन मेरे समझ में आया कि ये लाइन तो भाई लड़कियों के लिए सबसे सेफ लाइन है, और अब मुझे समझ में आ गया मेरी माँ को क्यों पसंद आई ये लाइन। चलो वो तो चलो ठीक बात, आपकी बात मान गया मैं। हाँ जी। लेकिन कई बार खबर किसी के विरुद्ध खबर बना दे हुए, या फिर मतलब उसके अपोजिट चला दे हुए, किसी का बायकाट कर दे हुए, हाँ। किसी की निंदा कर दे हुए, हाँ। तो उसमें फिर मतलब फोन कॉल को नहीं आते भाई आपने या वीडियो को कर चला दिया, वीडियो काट। आजकल तो आम हो गया है, पत्रकार खबर करने के लिए जाता है और वो खुद खबर बन जाए खुद खबर बन जावे। हुए हैं बहुत सारे मैटर ऐसे। हालांकि आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि बेबाक, हाँ। सच में बेबाक हूँ, निष्पक्ष हूँ और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने वाली हूँ। पता नहीं हिसार में कितने ऐसे मैटर आए जो शायद, एक ही बात कहूंगी जी, अगर आज के टाइम पे यूट्यूबर नहीं होते ना, तो जो ये दबे कुचले लोग हैं जो अपनी बात को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इनकी बात कभी की दब चुकी होती, कभी के ये सोचते कि हमारी तो आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। आजकल यूट्यूबर का नाम यूट्यूबर या पत्रकार नहीं रहा है। आज के टाइम पे यूट्यूबर और पत्रकार का नाम एक उम्मीद हो गया है, क्योंकि हम लोगों की समाज की उम्मीद है कि जहां पर इनकी आवाज दबेगी या किसी भी दबाव की वजह से दबा दी जाएगी, लेकिन एक पत्रकार यूट्यूबर ऐसे हैं जो इनकी आवाज को उठाएंगे ही उठाएंगे, चाहे हमें गाड़ी का कितना ही पेट्रोल फूकना पड़े, चाहे कितनी दूर तक जाना पड़े। हम लोग कभी ये नहीं देखते कि इससे हमें टीआरपी मिलेगी ना, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते, मुझे मेरी सोच का पता है, मैं ये चीज देखती हूँ कि यहाँ पर इनकी आवाज उठ रही है, जेन्युइन मुद्दा है, सारे तथ्य इनके पास है और मैं तथ्यों के आधार पर बोलूंगी और लास्ट तक मैं इस मुद्दे को लेकर जाऊंगी। मैडम एक तो मतलब है सोशल मीडिया, एक वो है न्यूज चैनल। हाँ जी। तो मतलब आपका बोलने की शैली भी बहुत बढ़िया रही है और मतलब सारी बातें बहुत बढ़िया। तो आपके पास ऑफर नहीं आया भाई हमारे चैनल में आके ना आप काम कर लो? मैंने सुदर्शन न्यूज में मुझे ऑफर आया था, पूरे भारत का बहुत अच्छा चैनल है, हिंदुत्व को हमेशा रिप्रेजेंट करता है वो चैनल, वहां पर जाकर मैं इंटरव्यू देकर आई थी। खबरें अभी तक में मैंने इंटरव्यू दिया है, जी न्यूज से मुझे ऑफर आया था, लेकिन मैं क्यों नहीं गई? सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्योंकि ऑफर तो देखिए आ जाएंगे आपकी भाषा शैली को देखकर, आपके बोलने के स्टाइल को देखकर, आपकी नॉलेज को देखकर, आपके जो एक चयन है शब्दों का उनको देखकर, आपके एजुकेशन को देखकर, ये चीजें देखकर ऑफर तो आ जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट
को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उस जगह जाना ही नहीं चाहिए। चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई फ्रेंड सर्कल में है, दुश्मन है तो हम लोग जाएंगे ही नहीं। अच्छा, दुश्मन की बात आओ मैडम, जैसे ही कोई आगे बढ़े किसी भी फील्ड में, जैसे आप पत्रकारिता में आगे बढ़े हो, जैसे ही नाम मिलना, फेम मिलना शुरू हो जावा है, हाँ। तो उसके मतलब निंदा करने वाले कह लो, आलोचक कह लो, या फिर टांग खांचने वाले आप कह दिया अगर तो वे भी हो जाग रहे हैं। तो आपका गले विषय बनया है किसी ने मतलब टांग खांचन का काम करया हो, या फिर मतलब निंदा करने का काम करया हो? देखो जी, एक बात बताऊं आपने अभिमन्यु जी, ये बात नहीं है कि मेरी कंट्रोवर्सी जो ये हाईलाइट हुई है आज से लगभग मतलब इस साल तो होती ही आ रही है मेरी हाईलाइट, सारी की सारी मैं कैमरे के थ्रू दिखा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी कंट्रोवर्सी पुरानी नहीं हुई। किसी रैली में चले गए, किसी लड़के ने छेड़ दिया, मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको रैप्टा वहीं जड़ दिया, ये चीज लोगों को नहीं पता, ठीक है? क्योंकि जब लड़की भीड़ में होती है तो लोग ही आपको गलत कहना शुरू कर देते हैं कि ये क्यों बीच में खड़ी थी। भाई हमारा तो काम है बीच में जाने का। अगर वही बात है, जंगल में नाचता मोर हमने नहीं दिखाया तो किसने देखा? पत्रकारों ने दिखाया तो देखा, और किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से। तो टांग खिंचाई करने वाले और नीचा दिखाने वाले बहुत आते हैं, और नीचा वही दिखाते जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं तो एक स्पष्ट बात कह के चलती हूँ, तुम अपनी भाषा शैली सुधार लो, सही है, सुधार लोगे, नॉलेज सुधारो। सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। अखबार पढ़ो, सोशल मीडिया देखो, किसी का पॉडकास्ट आ रहा है अच्छा चल रहा है वो देखो, अपनी नॉलेज न बढ़ाओ, इतिहास जानने की कोशिश करो। कहीं पे न्यूज बनाने के लिए जा रहे हो तो इफ बट किंतु परंतु करे बिना 5W1H पूरे के पूरे करो। इब लोगों ने कौन बेरा 5W1H के हुए हैं, कब, कहां, कैसे, किस लिए, किस प्रकार से घटना हुई है और आगे क्या कंक्लूजन निकला है, ये सारी चीजें, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हु और एक एच का मतलब होता है हाउ, ये 5 के 6 फैक्ट आपने पूरे कर लिए ना, तो वो न्यूज है। ककार बोलते हैं इनको। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया, किसके साथ हुआ है, कितने आदमी थे, क्यों हुआ, क्या कमी रही, अब आगे पुलिस कार्रवाई किस प्रकार से हो रही है, फिर पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही तो उन दोनों के बीच में समझौता कैसे हो गया, वो सारी की सारी चीज दिखानी पड़ती है। बिल्कुल। अब आजकल के लोगों को पता ही नहीं इस चीज के बारे में, लोगों को पता ही नहीं, रुक के मार मार के आज हम पहुंचे तो यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ये कोई पत्रकारिता नहीं हुई जी। ठीक है, मैं तो इस चीज के बड़े अगेंस्ट हूँ। रुक के भी मारोगे तो फैक्ट के ऊपर मारो, बेस्ट लगेंगे। ठीक है, अब मारना शुरू कर दिया रुक के, नॉलेज आपने 1% भी नहीं। यह तो वही बात है जी, मैडम ने एक रील बनाई थी, 20 की डोरी 30 का माई किया डिग्री से सारिया की। हाँ। मतलब किसी के पास में मतलब नॉलेज तो होनी जरूरी है, किसी फील्ड में अगर काम करना है हाँ, तो नॉलेज होनी जरूरी। बिल्कुल। खैर मैडम, मतलब इस फील्ड के अंदर आपको सबसे ज्यादा कोऑपरेट किसने कराया है? मेरी माँ ने। अच्छा, मेरी माँ ने इतना कोऑपरेट किया जितना कोई, मैं कहूँ धरती पे जो भगवान है ना, तो मेरे खातिर मेरी माँ है सिर्फ। अच्छा, मेरी माँ ने बहुत कोऑपरेट करा, बहुत मेरे आगे तक लेकर गए, बहुत मेरे समझाया। कदे मैं जिस तरह अब जर्नी के बारे में बताऊं, आपने थोड़ी सी बताऊंगी। बिल्कुल। 2018 में पूरे हिसार में काम करा, 2019 में 20 में मैंने हिसार में काम करा, 2021 में चंडीगढ़ में चली गई, मुख्यमंत्री की PR के लिए मेरे को ऑफर आया था, वहां पे चली गई। एक रिपब्लिक हरियाणा नाम से चैनल था, वो एडिशनली हमारा चला करता था। जितनी भी हरियाणा जैसे मुख्यमंत्री की जो डॉक्यूमेंट्री बनती थी वो हम लोग बनाते थे, उसे वॉइस ओवर चलता था, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री इस टाइप से करके। तो उसके बाद मुझे ऑफर आया पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का एक यूनिवर्सिटी के अंदर से, SGT यूनिवर्सिटी नाम है, गुड़गांव के बुढेड़ा में पड़ती है वो। तो वहां से ऑफर आया, तो वहां पे 10 पत्रकारों को बुलाया गया था, 10 के 10 पत्रकार हम इकट्ठे होके वहां पे गए। तो जाने के बाद 10 पत्रकार जिनमें 15 साल का भी एक्सपीरियंस लेके लोग बैठे हुए हैं, 20 साल का भी एक्सपीरियंस लोग लेके बैठे हुए हैं, और मैं थी तो मेरे को सिर्फ और 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस था। तो मैं चली गई वहां पर। जाने के बाद वो बोले कि जी प्रेस रिलीज लिख के दिखाओ, प्रेस रिलीज लिख दिया, बढ़िया लिखा, हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा। उसके बाद मेरी पर्सनालिटी देखी, पर्सनालिटी तो मैं आज भी कहती हूँ, मेरी पर्सनालिटी मैं ऐसी रखती हूँ कि मुझे आज भी शायद कोई मात दे पाए। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, देखो बोले गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है, हो जाता है हल्का हल्का, लेकिन कोई नहीं, जिम और योगा करके मेंटेन कर लेंगे, हेल्दी और बन जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे। तो उसके बाद 2-2.5 महीने काम करने के बाद, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस वहां पर अच्छी नहीं थी, PRO का काम मैंने जब करना शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कैसे लिंक बनते हैं पत्रकारों के साथ, कैसे लाइजन करना होता है, कैसे, क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर काम कर रहे हो, तो आपकी ड्यूटी है कि जितने भी आप प्रेस नोट लिखेंगे, वो प्रेस रिलीजेस आपको पत्रकारों को भेजने हैं अगले दिन, मतलब अच्छे न्यूज़पेपर्स में लगने चाहिए, 10 से 15 न्यूज़पेपर में लगने चाहिए। उसके बाद कटिंग काट के आपको जो है
जाकर अपने डीन को या फिर जो भी आपके जो डायरेक्टर है उनको जाकर सबमिट करवानी होती है, जी हमारी जो प्रेस रिलीज है इतने अखबारों में गई थी और इतने अखबार वालों ने छापी है। वहां पर मैं छपवा रही थी, 3-4 अखबारों के अंदर मेरी गलती थी। तो 2-2.5 महीने मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद उन लोगों ने कह दिया जी आप हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, वो मेरा ऐसा पॉइंट था अभिमन्यु जी, मैं टूट गई बिल्कुल, क्योंकि मैंने आज तक हार ही नहीं माननी थी। और एकदम से जब आपको वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट ही नहीं करती आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, उस समय मैं कमरे में बैठी हुई थी, मुझे ये लगा कि आज मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आज मैं हार गई। 40,000 रुपए 2021 के अंदर मुझे ये लगते थे कि पता नहीं कितनी बड़ी अमाउंट है। ठीक है, मेरे घर खर्च अच्छे चलते, सब कुछ बेस्ट चलता, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सारा फैकल्टी हाउस था तो वहां पर मैं स्टे करती थी। 3-3.5 हजार रुपए किराया, खाने वाने का भी उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता था। मुश्किल से 5-6 हजार रुपए देने पड़ते थे। 30-32 हजार रुपए अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में बच रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं आपको अंदर की फीलिंग इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं कभी ना परत चढ़ा के नहीं चलती अपनी पर्सनैलिटी पे। मैं कहती हूँ कि लोग मेरे से सीख ले इस चीज को लेके कि हम भी आप जैसे ही हैं, हम कोई अलग से नहीं बने हुए, हमारे कोई पर नहीं लगे हुए। तो जी वो मेरा ऐसा दिन था। फिर मैंने अपना सामान पैक किया और पैक करने के बाद में हिसारे वापस आ गई। अब लोगों ने ताने पता क्या मारे, हमने तो बेरा ही था। अच्छा हिसारे वापस आओगी तो ना, और कौन एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, ये इस तरह के ताने मारे, फिर भी मैंने वहां पे स्टैंड लिया। और हरियाणा लेवल पे जो अच्छे बड़े यूट्यूब चैनल थे उनके अंदर काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल संसार क्रांति। हाँ, ये मैं पूछने वाला था आपसे। मतलब एक हरियाणा के दबंग पत्रकार हैं करमू, पीछे मनीषा वाला मामला होया, उसमें उनको जो है अंदर तक जाना पड़ा। हाँ। लेकिन लोगों की बहुत ज्यादा सहानुभूति, मैं भी गई हूँ, 10 घंटे तक गई थी बस मैं। तो हाँ, बहुत ज्यादा सिंपैथी उनको मिली। हाँ। भाई उसने उनकी आवाज को उठाने का काम करे। मैडम चिल्ला रहे थे वो तो खड़े होके, मर्डर है मर्डर है मर्डर है। अब सीबीआई क्या कह रही है, मर्डर है। पिता का बयान नहीं आया कल, देखा होगा आपने भी। अब मैं पूछती हूँ प्रशासन से कि आप लोगों ने तो उठा के इसीलिए जेल के अंदर पटक दिया हम लोगों को कि हम तो मुद्दे को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अब लड़की का सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, देखो जी प्रशासन की भी गलती थी। और गलती ये थी कि एक लड़की की डेथ हो गई, 5 दिन के बाद आप सुसाइड नोट दे रहे हो जनता को। वो मैटर इतना ज्यादा भड़क गया है पूरा का पूरा। 5 दिन के बाद आप सुसाइड नोट दोगे लिख के तो क्या मतलब उस लड़की का कि भाई ये लड़की का सुसाइड नोट हमें मिला है, इसके अंदर लिख रखा है भाई मनीषा ने सुसाइड किया था, तो जनता तो भड़केगी। 5 दिन तक तो जनता ही सोच रही मर्डर हुआ है मर्डर हुआ है मर्डर हुआ है, उसका रेप करके मारा है। ठीक है, 5वें दिन आप सुसाइड नोट दे रहे हो। या तो आपको पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज बता देनी चाहिए थी, सुसाइड नोट मिला है, उसकी जांच चल रही है। ठीक है, उसमें आप किसी को सस्पेंड कर दोगे, एसपी बदल दोगे, कुछ कर दोगे, वो चलो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन कार्रवाई तो पहले दिन से ही हो जानी चाहिए थी ना। पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते भाई ये सुसाइड नोट मिला है और इसकी जांच हो रही है, भाई लड़की के साथ ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा। इतना भड़कता ही नहीं मैटर। अब 10 दिन के अंदर वो मैटर इतना ज्यादा ऑल ओवर हरियाणा, ऑल ओवर नेशन इतना ज्यादा ये फैल गया। फैलने के बाद लोगों ने इतनी वीडियोस बनाकर इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर चलानी शुरू कर दी। उसके बाद आप 5 दिन के बाद सुसाइड नोट दे रहे हो। ठीक है, उसकी पुष्टि करने के लिए, पुष्टि तो क्या करनी थी, मैं ही मनीषा के घर पे चली गई। मैंने उनके पिता को कहा, मैंने कहा कोई नोटबुक वगैरह पड़ी है आपके पास या आपकी बेटे की जिसके अंदर हैंड राइटिंग हो। तो उन्होंने मुझे हैंड राइटिंग दे दी। मैंने भी कुछ शब्द मिलाए, कुछ मिले कुछ ना मिले। ठीक है, फिर वो शाम को करमू जी आए तो करमू सर को मैंने कहा सर ये उसकी मनीषा की कॉपी मिली है मुझे नोटबुक, इसके अंदर राइटिंग मिलाने का काम आप जनता पर छोड़ देते हैं। ठीक है, जनता ने कहा कि भाई ये अक्षर नहीं मिलता, वो अक्षर नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो अगले दिन फिर हम लोगों को डिटेन कर ही लिया था। अब मुझे डिटेन किया, डिटेन करने के बाद साथ ही करमू जी को गिरफ्तार कर लिया था। 10 दिन तक उनको ऐसी धारा लगा दी जो हरियाणा के अंदर पहले ऐसे शख्स हैं, देसी पत्रकार करमू जी, जिनके ऊपर साइबर टेररिज्म की धारा लगा दी। सरकार की निजी चीजों के साथ डिजिटली छेड़छाड़ करना, उसके अंदर देश की अखंडता को खंडित कर देना। हमने कौन सी देश की अखंडता को खंडित किया है भाई? हम तो न्यूज ही दिखा रहे थे। अगर हम नहीं न्यूज दिखाते तो ये मैटर इतना नहीं उठता था। ठीक है, जिस प्रकार से वो कहते हैं ना कि पड़ी पड़ी किताबें सड़ गई और आज भी माँ बाप चक्कर काट रहे हैं उसके न्याय पाने के लिए, तो वो तो वही चीज होनी थी मनीषा वाले मामले में भी। लेकिन क्या हुआ, आज आया है ना ये चीज कि उसका मर्डर हुआ है। अब करो और भी जांच, और भी चीजें निकलेंगी। तो ये चीज थी जी। तो मैडम आपका देसी पत्रकार करमू से पहली बार कैसे मिलना हुआ? क्या हुआ कि संसार क्रांति के बारे में आज के टाइम पे कौन नहीं जानता। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है, 1 घंटे के अंदर 4-4, 5-5 लाख व्यूज आ जाते हैं। और उस समय अब मुलाकात कैसे हुई वो मैं बताती हूँ। इधर हिसार में अपने एक बहुत अच्छे जानकार हैं और हिसार के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं,
एडवोकेट मनोज कुश। तो उनके ऑफिस पे मतलब उनसे उनकी तरफ से मेरे पास कॉल आया कि सौम्या एक बार आपसे ना मुलाकात करनी है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं ऑफिस में आऊं या फिर मैं आपसे चैम्बर में मिलूं। तो उन्होंने कहा कि शाम को फ्री होके आइयो और 6 बजे किसी अजीज दोस्त से आपकी मुलाकात करवानी है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो जब मैं उनके ऑफिस में गई तो वो पहले से ही आके बैठे हुए थे, देसी पत्रकार कर्मू। तो मैंने देखते उनको नमस्ते किया, मैंने नमस्कार किया। और हालांकि उस टाइम मेरी ना मेंटालिटी उनको लेकर साफ बताती हूँ ऐसी थी कि ये तो ना हुरडी मार सौदा है। अच्छा। ये तो ना खड़े होके मतलब बहुत ज्यादा चिल्लाते, मुझे पसंद नहीं है वो चीज। अच्छा। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि भाई सौम्या जी, हम ना चाह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ काम करो। ये शायद अप्रैल 2022 की बात है। तो मैंने कहा कि सर मैं तो आपके साथ काम करना नहीं चाहती। कहते कितनी सैलरी ले रहे हो? मैंने कहा जी इतनी सैलरी ले रही हूँ। कहते आपको हम ना 10% 20% एक्स्ट्रा दे देंगे, आप आ जाओ हमारे साथ में। अच्छा। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं करती। उसके बाद फिर ये हमारी मुलाकात थी, फिर चाय वाय पी। वो इतना मतलब कुछ कहते ना इम्पैक्ट डालने वाली मुलाकात नहीं थी वो, बस एक यूं थी भाई हाँ फॉर्मल सी है। ठीक है, उन्होंने भी कह दिया चलो ठीक है सौम्या जी सोच विचार कर लेना। मैंने भी इधर से कह दिया ठीक है सर सोच विचार करके बताऊंगी आपको। वहीं पे खत्म हो गई थी मुलाकात। उसके बाद फिर दूसरी बार मिले तो उस समय मिले थे जब कोई शायद सोनाली फोगाट का मैटर से पहले की बात है ये। उस टाइम मिले, कहते सौम्या जी आ जाओ। मैंने कहा जी डन है, आ रही हूँ मैं आपके चैनल के अंदर, इतनी सैलरी में आ जाऊंगी। वो बोले डन है आप आ जाओ, बस हमें तो आपसे मतलब है, सैलरी आप कितनी मर्जी ले लेना। क्योंकि उस टाइम भी क्योंकि ये था बेबाक है, बढ़िया बोलती है, अच्छे नॉलेज के साथ बोलती है, तथ्यों के आधार पर बोलती है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा जी ठीक है मैं आपका चैनल ज्वाइन कर लेती हूँ। तो शायद अप्रैल में पता नहीं मार्च में मैंने उनका चैनल ज्वाइन कर लिया था। और सबसे बड़ी खबर जो मैंने वहां पर करी, एक तो सोनाली फोगाट मैटर मैंने कवर किया था। दूसरा जो सिद्धू मूसेवाला केस था, उसके अंदर किसी के घर पर, जिसके घर पे हथियार रखे गए थे, AK-47 थी या फिर बॉम्ब लॉन्चर थे या AK-47 थी, जो भी गन वगैरह जो भी हथियार उनको मारने के लिए इस्तेमाल करने थे, जिनके घर में वो रखे गए थे और जिनकी जीप के अंदर बैठकर वो फौजी जो अपने आप को फौजी बताते थे, जिन्होंने मारा था सिद्धू मूसेवाला को, जिनके घर पर रुके हुए थे, वो मैंने खबर करी थी। और वो 2 दिन के अंदर ही 9 लाख पार चली गई थी मेरी वीडियो। तो ये मैंने बड़े बड़े मैटर उनके चैनल के ऊपर कवर किए। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज भी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आज भी हरियाणा लेवल पे कोई भी बड़ा मैटर, जैसे मनीषा मामला था, वो हमने कवर किया इकट्ठे खड़े होके, हमने एंकरिंग करी, हमने मैटर बताया, सारी की सारी चीजें जो है खोल खोल के सब लोगों से पूछी। ठीक है, उनका जो धरना प्रदर्शन चला, तो आज भी वो शायद ही किसी और पत्रकार को अपने साथ में लेते हैं बजाय मेरे। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग फैक्ट पे बात करते हैं, हमारी वाइब इसीलिए मैच होती है क्योंकि ना तो मैं डर के पत्रकारिता करती और ना डर के कर्मू सर पत्रकारिता करते। मैडम नाम तो सौम्या है आपका। हाँ। सौम्या का मतलब तो मतलब सरल हुआ है, सरल होता है। ठीक है। लेकिन आप इतने बेबाक, कई माँ ऐसे नहीं बोलती आपको कई बार कि भाई आप थोड़ा आराम से काम कर लो, भाई इतना बेबाक होना भी ठीक होने को देखो सहेज जे। एक होता है जी पढ़ा होया, एक होगा कड़ा होया। 7-8 साल पत्रकारिता करके मैं कड़ की चीजा थे, मन डर कौन लगता। और मैं जब तक नहीं डरती तब तक मेरी माँ नहीं डरती, क्योंकि मैं अपने आप को कहती हूँ मेरा मतलब लायन हर्ट है। और मेरी मदर, मैं सारा क्रेडिट देती हूँ मेरी माँ को, क्योंकि वो जो है ना, जहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ तो भी मेरे को समझाते हैं, जहाँ पे अच्छा चल रही हूँ तो अप्रिशिएट भी करते हैं। वो कभी ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अप्रिशिएट करूंगी तो इस सिर पर चढ़ जाओगी ना। तो उन्होंने मेरे को हमेशा अप्रिशिएट करके रखा, गलत चली तो भी टोका। वैसे तो आदर्श आप अपनी मान हो, लेकिन पत्रकारिता की फील्ड की बात करें सौम्या मैडम, तो आप इस क्षेत्र में अपना आदर्श किसने मानो हो? 3 लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। पहले लेवल के ऊपर रमेश शर्मा सर, जिन्होंने मुझे हिसार के अंदर मेरा नाम बनाया, मुझे पत्रकारिता सिखाई, मुझे बोलने का तरीका सिखाया, तहजीब सिखाई, चाहे पर्सनालिटी को लेकर हो। फर्स्ट है रमेश शर्मा जी। दूसरे हैं सुशील मानव सर। सुशील मानव सर द टाइम्स ऑफ इंडिया में ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, अभी वो द प्रिंट के साथ काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट करके। तो उन्होंने मुझे प्रेस रिलीज लिखना सिखाया, PR का काम सिखाया। तो उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले किया, बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हालांकि डांट भी लगाई, क्योंकि डांट के बिना बच्चा सीखता नहीं। और मैं बच्चा, वो कहते हैं ना लातों के बूथ हाथों से नहीं मानते, तो मैं लातों की बूथ हूँ। मुझे डांटो, फटकारो, मैं तब जाके चीजें सीखती हूँ। हालांकि आई एम अ गुड लर्नर, लेकिन जब तक वही बात है कि आप सिर पे चढ़ा के रखोगे तो क्या पता भाई मैं चीजें सीख भी ना पाऊं। लेकिन डांट के फटकार के मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेस रिलीज लिखने सिखाए, शब्दों का चयन करना सिखाया, सब कुछ सिखाया। एंड तीसरा जिन्होंने मुझे बेबाक का नाम दिलवाया, दैट इज कर्मू सर। ऑलवेज उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट के ऊपर चीजें ठीक हैं, दबंगई के साथ बोल, बढ़िया बोल, खौफ को कहते हैं ना बेखौफ होके बोल।
वो करके बोल, बेबाक बोल, कुछ भी नहीं होता, टेंशन ना ले। तो महिला पत्रकारा की अगर आप बात करें, महिला पत्रकारा में आप मतलब किसने एंडी मानो हो भाई, या बहुत अच्छी लगा मैंने आपके अलावा, आप और किसने बढ़िया मानो हो? सौम्या माथुर। आपके अलावा? मेरे अलावा तो मेरे को ठीक है, मतलब सारे बढ़िया बोलते हैं, कोई लेकिन नेशनल पत्रकार भी हैं काफी, श्वेता सिंह है, अंजनाम कश्यप है, और बहुत सारी मेल में पत्रकार हैं। पूछते तो मैं बताती अच्छा। भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं। रवीश कुमार जी, हम्म। बाकी तो मुझे कोई नहीं अच्छे लगते। अच्छा। मैं हूँ पत्रकार, कभी किताब पढ़ना, तब आप समझेंगे कि मैं क्यों रवीश कुमार जी को इतना अच्छा मानती हूँ। महिलाओं में मैं नहीं किसी को ठीक मानती, मतलब ठीक है वो अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक वही बात है कि उनका तरीका उनको पसंद होगा, लेकिन मुझे उनका तरीका थोड़ा सा ठीक लगता है, ठीक ठाक, इतना कुछ खास नहीं। देशी पत्रकार कर्मू का आपने जिक्र कराया, उसका विवादों से बड़ा गहरा नाता है। वो पूरक है, मतलब एक दूसरे के विवाद और कर्मू एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ। तो ऐसे ही सौम्या माथुर भी उन्हीं के पदचिन्हों पर लगा है, चालन लग रही। एक वीडियो देखिए हमने आपकी, मतलब वहां पे, हालांकि हम उस चीज की निंदा करा हाँ, क्योंकि आप भी किसी की बेटी हो, हाँ। किसी की बहन हो, और भाई के साथ मतलब इस तरह मतलब वह घटना आपके साथ में घट जावा है, तो इसकी हम तो कड़े शब्दों में निंदा करा मैडम। तो वह कुकर घटी, मतलब वह कहानी कुकर बनी। अब पद चिन्हों के ऊपर आपने बात करी है कि भाई आप उनके पद चिन्हों पे चल रही हो, तो मैं नहीं चल रही उनके पद चिन्हों पर, जो कंट्रोवर्सी वाले नहीं। मैं चल रही हूँ कि जो वो बेबाक तरीके से मुझे बोलना सिखाते हैं, कहते हैं कि इस तरीके से पत्रकारिता कर, इसमें ये चीज को हाईलाइट कर, इसमें ये चीज को हाईलाइट कर, मैं उस चीज के ऊपर चल रही हूँ। कंट्रोवर्सी की बात करती हूँ मैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो देसी पत्रकार करमू जी पर और देसी पत्रकार धर्मू जी पर, दोनों पर हमला हुआ था। और उससे पहले मैं चीजें खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से खोल रही हूँ। मैं क्यों खोल रही हूँ? क्योंकि जब सरकार के साथ कोई लड़का या फिर कोई पत्रकार नहीं चलता ना, तो सरकार दूसरा हथकंडा अपनाती है। दूसरा हथकंडा, वे खड़े होकर भीड़ में कह दो देसी पत्रकार करमू मुर्दाबाद, इसने तो हमारे खिलाफ खबर दिखाई थी, एक जना बोल लगा 15 आपके पीछे बढ़ लेंगे। यह चीज देसी पत्रकार करमू जी के साथ और देसी पत्रकार धर्मू जी के साथ हुई। अब मेरे वाले मामले में आ जाओ। एनएसयूआई का प्रोग्राम है, विधायक का मेरे पास फोन आया, विधायक जी फोन करते हैं जस्सी पेटवार जी कि सौम्या जी 12 बजे अपना प्रोग्राम है हिसार के पीजी कॉलेज में, आप आना और कवरेज करना, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मैं उनके प्रोग्राम में गई। प्रोग्राम में जाने के बाद अब मुझे थोड़ा ना पता था कि मेरे साथ ये चीज हो जाएगी। वो हो जाते हैं शरारती तत्व, लेकिन इतने बड़े मतलब शरारती तत्व होंगे क्या वे किसी भी लड़की को खड़े होके वो लात मार देंगे ऐसी जगह पर जो उसका सबसे सेंसिटिव एरिया है? शर्म आनी चाहिए उस लड़के को। उसके बाद अब समझौते के लिए फोन करवा रहे, समझौता कर लो, किस बात का समझौता भाई? जो समझौते करने वाले जितने भी लोग हैं ना, मैं तो उनको एक ही संदेश देना चाहूंगी, बुरा मत मानना इस बात का, अपनी बहन बेटी को खड़ा कर लो, उनके लात मरवा लो वहीं पे ही, और उसके बाद मैं आपको फोर्स करूंगी कि आप समझौता करो। गलत कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ मैं? ठीक बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए, उनको तो खुद मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए। मैडम बहन बेटी तो सबकी, मतलब सबकी बराबर है, बराबर हो आगर है। हाँ, बहन बेटी तो मतलब सबकी एक जैसी हो आगर है, सबकी एक जैसी हो आगर है, सारी बराबर हो आगर है। तो मैडम मतलब कोई ना कोई तो बात हुई होगी, अब ऐसे ही सीधा हमला कर दिया। अभिमन्यु जी पहले तो उसने ना ऐसा माहौल बनाया, हम उन्हें खड़े थे, जिस तरह मैं जस्सी पेटवाड़ जी का इंटरव्यू करके जब आई उस टाइम पे विधायक जस्सी पेटवाड़ वहीं थे या निकल वहीं थे। अच्छा, वहीं थे। कम से कम 400-500 बालक थे जी, एक ना दे। इंटरव्यू करके मैं इस तरह आई ना, तो उसने पहले ही ऐसा माहौल बनाया कि जुकर वो बढ़िया सबसे डिसेंट लड़का है, मेरी हरियाणवी इतनी बेस्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। उसने ऐसा माहौल बना दिया कि बिल्कुल सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बढ़िया है। उसने पहले तो सारे लड़कों को जो हाँ आउटिंग कर रहे थे उनको चुप करवाया, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बढ़िया डिसेंट तरीके से। फिर मैंने उसका आगे माइक लगाया, मैं बोली जी, मेरे को लगा वो इंटरव्यू देना चाह रहा है, बाइट देना चाह रहा है, क्योंकि एक इशारा भी काफी होता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी एनएसयूआई का प्रोग्राम है, क्या कहना चाहोगे? बोला मन तो मजे आ रहे, स्वाद आ रहे हैं। मैंने कहा जी एनएसयूआई का प्रोग्राम है, कुछ तो कहोगे? बोले स्वाद आ रहे, मजे आ रहे हैं। ठीक है, इतना कहते मैंने 2 सवाल और करे उस पर। उसने कह दिया क्यों मजे नहीं ले सकता के माँ बाप ने मजे लेने खातिर पैदा करे, मजे नहीं ले सकता मैं? इतना टीज करा उसने जिस तरह मैं उसके कुछ बोलूं। फिर ही मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपको तो तमीज ही नहीं है बात करने की। इतना कहते के साथ ही उसने माँ की, बहन की, आर की इतनी बूढ़ी बूढ़ी गालियां, जाति सूचक शब्द। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज है ना तब से हुई है जब से गणेश मामला हुआ था मेरे साथ। गणेश मामले के बाद लोगों को मेरी जाति का पता चल गया, और इतने जड़खोरे बैठे हैं समाज के अंदर जो चाहते नहीं कि भाई इस समाज के लोग भी आगे बढ़े, जो चाहते नहीं। मैं हालांकि उस चीज के ऊपर लेके नहीं जाना चाहती, लेकिन उसने बहुत अभद्र व्यवहार किया था। इवन समझौते के लिए इतने फोन, तो मैं सीधा कहूंगी जी मैं समझौता किसी भी हालत सूरत में नहीं करने वाली।
उसको अकल लगानी बहुत जरूरी है। ठीक है, पास्ट बैकग्राउंड सारा मैंने उस लड़के का पता कर लिया, कैसा था कैसा नहीं था। शरीफ फैमिली का है, फैमिली उसकी बहुत शरीफ है, लेकिन वो कहते हैं ना शरीफ फैमिली के अंदर एक वो पैदा हो जाया करे हिमायती, वो लड़का है। तो मैडम अगर मैं बात करूं, अगर मैं करना तो नहीं चाहूँ था, क्योंकि पत्रकार की या कलाकार की कोई भी जाति नहीं हुआ कर दी, क्योंकि वो तो वाई बात घूम फिर के ना फिर आ जावा है, लोगों की आवाज ठाण का काम करे है, खबर दिखाने का काम करे, सच्ची पत्रकारिता अगर कोई करे है तो। और लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद ही खबर बन जावा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल पे भी ठेस तो जरूर लगती होगी। लगती है अगर वो मतलब जाति के माध्यम से घसीटा जावा है, क्योंकि हमारी तो सोच यह है 36 जाति सब मानस मिलके ना एक सार रहे, द्वेष भावना जाति पाति मारा हरियाणा तक बाहर रहे, घड़ियन उठी परंपरा रहे, घने तीज त्योहार रहे, और देश की खातर जान देने मानस मानस तैयार रहे। बिल्कुल गूगल तभी घना ज्ञान हमारे बड्डे शाणे में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म हुआ है उस हरियाणा में। हाँ, मैं तो इस विचारधारा पर चलने वाले आदमी हाँ, लेकिन मैडम कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके अगर कोर्ट करा जावा है, घसीटा जावा है, कितना दिल दुख है, बहुत ज्यादा दिल दुख है। मैं कहूँ मैंने जाति के आधार पर हम वो करो हो, आइडेंटिफाई करो हो, मैंने मेरी पत्रकारिता के आधार पर आइडेंटिफाई करो। आज तक कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे ना तो मैंने पत्रकारिता करी, और कितने तामिरती लालच दे लियो, लोभ दे लियो, मैं कदे करूंगी भी नहीं। मैं सौम्या माथुर हूँ, बेबाक पत्रकार हूँ, निष्पक्ष पत्रकार हूँ। मेरा काम है दबे कुचलों की आवाज उठाना। प्रशासन के खिलाफ बोलना है तो भी बोलूंगी, नगर निगम के खिलाफ बोलना है तो बोलूंगी, सरकार के खिलाफ बोलना है तो बोलूंगी। क्योंकि जहां पे मुझे लग रहा है ना कि सरकार की वजह से इस बच्चे के साथ या किसी भी माँ बाप के साथ बुरा हो रहा है, तो मैं स्टैंड लूंगी वहां पे कि सरकार को ये चीज करनी चाहिए, प्रशासन को यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन जहां पर अगर मेरी जाति के आधार पर यूं जज करने लग जाएंगे लोग, फिर तो हम आगे बढ़ना ही बंद कर दें। आज मैं पता नहीं कितने लाखों लोगों की प्रेरणा हूं, कितनी लाखों लड़कियां मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखती हैं। पता नहीं कितनी लड़कियां मुझे ऐसी मिलती है कि मुझे तो सौम्या माथुर जैसा बनना है। अगर मैं यहाँ पे हार मान गई, यहाँ पे मैंने समझौते वाली बात कर ली ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं उन लोगों की उम्मीद छोड़ दूंगी। लोग मुझे आज भी फोन करके बोलते हैं समझौता ना कर लियो जी, लात आपका लागी है, दर्द मारे है। ये बात बोलते फोन करके, मैं समझौता नहीं करने वाली इस चीज के अंदर। लेकिन वही बात है कि जाति के आधार पर तो लोगे, धर्म का आधार पर तो लोगे, मैं तारी सोच तो बहुत ऊपर तक पाऊंगी, और ऊपर तक ही खड़ी हूँ आज तक। सीधी सी बात है। या कोई बात नहीं, तुम टीज कर लो। और मैं तो कहती हूँ तुम कौन से जमाने के अंदर जी रहे हो जहां पे तुम जाति के आधार पर एक पत्रकार को जज कर रहे हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी अगर मैंने अनुसूचित जाति के अंदर जन्म ले लिया? हमारे कितने मतलब शूरवीर योद्धा पैदा हुए, कितने मतलब आर्मी के अंदर कितना बड़ा हमारा वो हुआ, चमार क्रेड बोलते क्या उसको, वो रेजिमेंट। हाँ, चमार रेजिमेंट का उस टाइम तुत्ती बोला करती नाम की। मेरे नाना जी, मेरे जो मामी जी के पिताजी हैं, वो बताते हैं कि कितने कितने उन्होंने युद्धों के अंदर पार्टिसिपेट किया। उस टाइम नहीं जात बिरादरी देखी, नू थोड़ी ना देखा कि भाई हाँ यू चमारे यो मार दिया, यू जाट यो मार दिया, नू कौन देखा करते वहां पे? तुमने देखा यू इंडिया ते रिप्रेजेंट करने लग रहा है, यू इंडिया का है, ठीक है, वो दबंगई होती है वहां पे। पर पता नहीं लोगों की सोच क्या है, गलत है। 21वीं सदी में जीण लग रहे यहाँ पे, पढ़े लिखे समाज से, पढ़े लिखे समाज है, और मतलब साइंस का, टेक्नोलॉजी का युग है भाई। लेकिन इस तरह की बातें करा तो मतलब बड़ा अजीबोगरीब भी लागे है, और कहीं ना कहीं बड़ा ऑकवर्ड हा लागे है यह चीज जब आप सुनने मिले है। पत्रकार तो पत्रकार हो है भाई, उसका आवाज ठाण का काम है, वो काम ये बखूबी करने लग रहे हैं। तो मैडम इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर ना अगर मैं बात करूं माँ, क्योंकि सबसे बड़ा दुख उसे को याद रहे, माँ ने जब मेरा पाटिया इस घटना के बारे में, तो उनका किस प्रकार का रिएक्शन रहा है? छोड़िए ना, खींच के ले, गले बैठी हूँ, मेरे सामने जरूर लाकर खड़ा कर दिया एक बार, छोरा थी कुछ होगी, ये वर्ड थे मेरी माँ के। मेरी माँ ने बहुत स्टैंड लिया, मैंने FIR जब दर्ज करवाई, मैं बोली मम्मी वहां 10 धाराएं लगी उसके ऊपर, पुलिस ने लगा दी। बोले बहुत बढ़िया, तेरा फोन का के? मैं बोली माँ फोन तो अभी तक मिला ही नहीं। बोले फोन नहीं मिला तो फोन लेके आ। जब तक तू फोन नहीं लेके आओगे, क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्डिंग है, जब तक मैं रिकॉर्डिंग लोग आकर नहीं दिखाऊंगी, जब तक मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगी? क्योंकि आज के टाइम पे कोर्ट भी सबूत मांगे हैं, लेकिन कोई तो होगा जिसने ये चीज नोटिस करी थी। आप अगर सारी चीजें चलेंगी कोर्ट। अच्छा एक बात और मैडम, एक बात और पूछो मैडम, जब मतलब यह घटना हुई उस टाइम पे बहुत सारे और भी युवा साथी थे वहां पे, उन्होंने कोई बीच बचाव या स्त्रियां की बात नहीं करी? उड़े बुरा मत मानियो अभिमन्यु जी, आज के टाइम पे लोग है ना, समझौता छोड़ो, आज के टाइम पे लोग छुड़वाण की बजाय ना
फोन ना कौन छोड़ने, यूं लगा कर अच्छा, वीडियो वीडियो बनाने बनाने लग रहे थे, वीडियो बनाने लग गए। 1-1.5 मिनट तक इतनी लड़ाई चली, उसने मेरे पेट पे लात मारी, उसने मेरे सेंसिटिव एरिया पे लात मारी, ठीक है, मेरी आंख पे भी लगी, मेरी इब्बे भी नीली हो रही होगी हल्की हल्की, हालांकि 10 दिन हो गए, 10 दिन में तो चलो घाव थोड़े थोड़े फिक्के पड़ जाया करे हैं। और भाई को पूरे खरोंच लगी, गर्दन पकड़ ली, बाल फाड़े, पता नहीं क्या उसकी शर्ट तक, टी शर्ट तक फाड़ दी थी। 1.5 मिनट तक ये सारा का सारा चला। जब मेरे लात लगी ना, उसके बाद लोग टूटे उसके ऊपर। अच्छा 3-4 जनों ने उसको खूब मारे, वो छुड़वा कर भाजे अपने आप। अच्छा। हमने अपनी तरफ से, क्योंकि हम तो बचा रहे थे, जब वो चीन मेरे जिस तरह मारने लग गया तो मेरे भाई ने पकड़ा उससे, मेरे भाई का जब वो मारने लग गया तो मन ने पकड़ा उससे। जब तक तो ये बचाने का गेम चल रहा था, लेकिन लोग खड़े होके वहां पे तमाशा देख रहे थे। 1-1.5 मिनट तक तमाशा देखा, उसके बाद उन्होंने बीच बिचाले आकर बचाव करा हमारा, नहीं तो सारे वीडियो बना लेते। नशा वशा भी कर रखा था? इब के गैस कहाँ, इब सूफी करा है कि उसने दारू पी कर करा है, मैं तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन उसके अंदर जो जहर भरा पड़ा था ना मेरी जात ने लेकर और मेरी लेकर है, वो बहुत गलत था। मैंने उसकी आंख भी याद है, उसने पहले तो मेरी आंखा का नहीं देखा, फिर उसने मेरे पेट का नहीं देखा, फिर उसने खिंचा कर लात मारी है मेरे भीतर। जो क्या करे ना, एक भरी पड़ी थी उसके बनी के चीज वह भरी पड़ी थी, उसने मरवाई है वह लात। मेरे इब्बे भी आंख नू गुम है उसकी चारों तरफ, मेरे शक्ल इब्बे भी याद आ मेरी। जब उसकी वीडियो आई ना सामने, मैं आपने वो भी बात बताऊं, जब उसकी वीडियो आई, मैं उसे टाइम चक्कर खा के गिर गई। अच्छा। हाथ पैर मेरे बिल्कुल ठंडे हो गए, मेरा बीपी लो हो गया। मैंने कहा मम्मी यही था। तो भाई बहुत निंदनीय बात है यार, क्योंकि बहन बेटी सबकी बराबर हो रहे हैं। और जैसा कि सौम्या माथुर जी ने बताया है, ये तो अपनी पत्रकारिता कारण खतर गई थी उड़े। हालांकि पहले से तो आप मतलब कोई जान पहचान और कोई स्त्रियों की बात पहले तो कदे को नू नहीं तो होगी। चलो मिलना जुलना तो हो ही जाया करता, प्रोग्राम में चले गए, उड़ा खड़ा है, देखा है, कोई बात नहीं। पहले भी मतलब इंटरेक्शन तो होया है 2-3 बार उससे। एनएसयूआई के प्रोग्राम हो गए, कांग्रेस के प्रोग्राम हो गए, चाहे कोई कॉलेज में प्रोग्राम हो गए, नू तो नू इंटरेक्शन तो होया है करता। नहीं मनने के नाम का बेरा था उसका भी, साथ रोडते है। अच्छा। हाँ, नू तो मन बेरा ही था उसका। लास्ट में मैडम क्या अपील करना चाहोगे? लास्ट में मैं तो एक तो मैसेज देना चाहूंगी सभी के सभी लोगों को कि जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, समझौता बिल्कुल नहीं करूंगी मैं इस चीज के अंदर। और आप ये मत सोचना कि सौम्या के हौसले बुलंद हो गए, मैं कहूँ मेरे हौसले और भी ज्यादा बड़े हो गए। मन नहीं बेरा था लोगों का इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मेरे मिलेगा, लोग मेरा इतना साथ देवेंगे, मैं सच में मतलब मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। आपके कमेंट्स ने, आपके प्यार ने, आपके फोन कॉल्स ने इतना मेरे जख्मा के ऊपर मलहम लगाने का काम करा है, मैं बता नहीं सकती। और मेरे ऊपर नू ही विश्वास बना कर रखियो, मैं कदे विश्वास कदे किसी का तोड़ूंगी भी नहीं। बस इतना कहूंगी कि अपने साथ अगर गलत हो रहा है ना, अपने लिए भी आवाज उठाओ, और लोगों गले जो गलत हुआ है तो लोगों की भी आवाज उठाओ। जाति पाति धर्म संप्रदाय के नाम पे इस समाज ने ना बांटो, एक है तो सेफ है। या नारा वैसे तो बीजेपी ने दे रखा है, लेकिन सच्ची बताऊं, एक है तो सेफ है। 36 बिरादरी का गुलदस्ता है यो। इस गुलदस्ता में तो जब यो इकट्ठे रहेंगे ना सारे के सारे फूल, तो ही उसकी सुगंध आओगी, तो ही वो सुथरा लगेगा। अगर ये सारे के सारे बिखर गए ना, ये फूल एक 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 कोने में पड़े हैं, ना तो किसी ने कदर होगी, ना कोई उठाकर सूंघनिया, और ना वह खुशबू होगी जो एक मुट्ठी के अंदर रवे है। ठीक है, एक समाज में रहो, हर चीज की जरूरत पड़ेगी, एक नाई की भी, एक चमार की भी, एक जाट की भी, सारियां की। ताना बनना ऐसा बन रहा है। हाँ, ताना बना ऐसा है। ताना बना ऐसा आप नु बताओ, मटका में तो पानी ले हो, वो कुमारे बनांदा होगा। सही बात है। ठीक है, आप जिस बेड के ऊपर सो हो, वो जांगड़ा बनाते होंगे, खाती बनाते होंगे, जो जुत्ती या पैरो हो वो चमारे बनाता होगा। बिल्कुल सही ठीक बात है, हालांकि पहले होया करती, अभी चमड़ा वाला चमार बन गया, जिसने घड़ा बनाया वो कुम्हार बन गया, जिसने मान लो काठ का काम करा वो जांगड़ा बन गया, खाती बन गया। लोग का काम ठीक है, हालांकि तो अलग, जिस तरह मेरा थोड़ा था भाई मैं पत्रकार बनूंगी, मैं पत्रकार बन गई, ये मेरी 37वीं बिरादरी है, और दैट इज पत्रकारिता। सही बात है, पत्रकार हूं मैं, मेरी तीसरा पत्रकारिता के आधार पर नापो तो लो। हालांकि वही बात है कि खुद की बात कह दी तो मिट्टी ला गया करे, दूसरा जब बताओ ना कि भाई इस मैटर में इसकी क्या गलती थी, वो कड़वी ला गया करे, तो इस कड़वी के आधार पर ना जज करो। ठीक है, आपने वो एक करमू सर बात किया करे, मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा थू, यह चीज ना करा करो। दोनों तरफ की सुननी पड़ेगी, दोनों तरफ की माननी पड़ेगी, क्योंकि वही बात है कि जब कोई भी लड़ाई हो गए तो ताली दोनों हाथों तक बाजा करे है। मैं भी कहूँ जो ये मैटर था, इसके अंदर भी निष्पक्ष तौर पर जांच हुए और पता लगा कि वो लड़का क्यों मेरे पीछे आया था, किस वजह से इसके मन में इतना ज्यादा जहर मेरे प्रति भरा हुआ था। वो सारी चीज आओगी धीरे धीरे, लेकिन आएगी जरूर। लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं अभी तक, और हौसले नहीं मेरे टूटे, और मैं ऐसे बढ़ते रहूंगी आगे। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार दबे कुचले लोगों की आवाज
उठाते रहे। सौम्या माथुर जी की यह बातचीत आपने कुकर लगी भाई, एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़ दियो, वीडियो ने दबके शेयर करियो, और चैनल पर जो साथी नहीं जुड़े हैं भाई आपके सब्सक्राइब कर लियो भाई, थारा खुद का चैनल है, थारे हाँ। खुद के भाई है, 6 महीने हुए हैं, 1 लाख फॉलोवर गेन कर लिए, कितनी बढ़िया मेहनत करने लग रहे हो, काबिल तारीफ है आपका काम। और जो आपकी बोली है, और मैं तो आपके शायरी की तो हमेशा से फैन हूँ मैंने तो खांडा खेड़ी में पहली बार आपको सुना था, मैं तब से आपकी फैन बन गई। चलो मैडम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तो टैग लाइन भी है कि हमारी संस्कृति हमारी विरासत, और भाई हम माँ बहनों की बेटियों की सबकी बराबर हो, खूब इज्जत करा हमें। और सुनील जोगी की वो पंक्तियां भी मैडम मेरे को याद आवे हैं। कौन सी सर? बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। इन्होंने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर रानी लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर के समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बन करुणा का सागर हो गई है, और जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं। ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, रे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, ये बाप की पगड़ी होती है और माँ का रेशमी परिधान है, ये तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। भाई इनकी इज्जत करया करो भाई, क्योंकि अपनी बेटी अपनी बेबे समाज में जो जितनी भी है भाई उनकी अपनी माँ बहन मान्या करो और उनकी इज्जत करया करो भाई, यही संदेश हम देना चाहेंगे। इसी के साथ सौम्या जी आपने टाइम निकाला अपना कीमती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड डू अ पॉजिटिव कमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।